नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम इस कार्यक्रम में एक अफसर से आपको रूबरू कराते हैं, तो इस बार भी हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हैं जो अब तक के कार्यकाल में बेदाग रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सत्ता परिवर्तन भले ही हुआ लेकिन उनकी जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों वो भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए एसपी लोकायुक्त मनु व्यास जी से। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। शुरुआत शुरू से करते हैं सर जी। आपका बचपन ग्वालियर में कहाँ और कैसे बीता और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? मेरे फादर अपने स्टेट सर्विसेज में थे जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज ऑफिसर से भर्ती हुए थे और डीएफओ से रिटायर हुए। और मैं चूँकि परिवार साथ में ही रहता था तो हम लोगों की जो एजुकेशन हुई, अर्ली एजुकेशन जितनी भी है, तो गांव-गांव में देहात में हुई, जगह जगह सिवनी, बालाघाट, लांजी, जहाँ जहाँ आपके फादर जहाँ फादर की पोस्टिंग रही वहाँ पर रहे। फिर जबलपुर में मेन एजुकेशन हुई 11th और कॉलेज हम साइंस ग्रेजुएशन वहाँ से किया और एमएससी फिजिक्स से मैंने ग्वालियर से किया। तो कैसा था आपका ये सफ़र? शरारतें करते थे, देखिए बहन भाइयों से झगड़ते थे? हाँ, हम 3 बहन भाई हैं जी। तो एक नॉर्मल जैसा परिवार की पृष्ठभूमि है, मध्यम वर्गीय, और उसी तरीके के हम लोगों के लड़ाई झगड़े भी होते थे और अटैचमेंट भी हम लोगों के आपस में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी शरारतें भी करते थे। कि मुझे ध्यान है कि मैं अक्सर क्रिकेट खेल के लिए बहुत शौकीन होता था जी। तो गोल मार के वाइट उसकी किट मंगवाता था जी। तो मेरा भाई पीछे से किट लेके आता था, पापा के शूज़ लेके आता था वाइट, और मैं खेल के आता था तो फिर वो कपड़े लेके कम से कम आधा पौन घंटा वेट करता रहता था बाहर की, जब भैया आएंगे तो कपड़े देते थे, मैं चेंज करके फिर सामने से दूसरे कपड़े पहन के आता था कॉलेज वगैरह के। तो बचपन में क्रिकेटर बनने का शौक था? उस समय क्रिकेट का शौक़ बहुत था लेकिन कोई एक्सपोज़र हम लोगों को उस समय नहीं था, लेकिन खेलों का वास्तव में बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप साइंस के स्टूडेंट थे जी। फिर पुलिस में आए जी। क्या सपना था? सपना कुछ नहीं, जॉब पाने का था। तो मैं ये पुलिस में मेरी ये चौथी जॉब है जी। सबसे पहले मैं नेवी में आर्मामेंट ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें बॉन्ड भराया जा रहा था। तो मदर फादर जो एज़ यूजुअल, तो उस समय जस्ट 21 कंप्लीट किया था मैंने, तो बोले नहीं तुम अभी यूपीएससी और इसके लिए तैयार करो, तो वो जॉब छोड़ी। फिर सीपीओ के थ्रू मैं असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में सेलेक्ट हुआ जी। वो भी पसंद नहीं आया तो वो छोड़ के फिर पीएससी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हुए, फिर नेक्स्ट उसमें भी डीएसपी हुए था। तो पुलिस वाले बनना चाहते थे आप? बनना नहीं चाहते थे या मतलब कोई क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे? ये तो जॉब मिला, आप इसमें संतुष्ट हो गए तो यहीं रुक के रह गए? हाँ, एक ये था कि चार्म था यूनिफॉर्म फोर्सेस का, तो इसलिए फिर डीएसपी के उसमें। ग्वालियर क्षेत्र में तो ज़्यादा ही चार्म रहता है। हाँ, सही बात है। ग्वालियर में यूनिफॉर्म, अब फादर भी मेरे जो फॉरेस्ट में थे वो भी यूनिफॉर्म लगाते थे, तो एक क्रेज यूनिफॉर्म का रहा है मेरा। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग नीमच में सीएसपी था मैं। कोई अच्छा अनुभव, कोई अच्छा किस्सा जो दर्शकों से शेयर करना चाहें? नीमच मेरे, चूँकि हम नए ज्वाइन किए थे, हमारे एसपी साहब थे श्री राकेश गुप्ता साहब, बहुत मैच्योर, और वो भी उनकी भी फर्स्ट पोस्टिंग थी लेकिन बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ग्रूमिंग दी और सिखाया, जो मैं बोलूँगा आपको। तो वहाँ पे ड्रग्स पेडलर को पकड़ने में हम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्शन और आपके कई ऐसे बड़े केसेस भी हम लोगों ने किए, ब्राउन शुगर वगैरह के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत अच्छा रहा। कोई पहला मामला जिसमें आपने लीड किया हो और इंटरेस्टिंग तरीके से किसी अपराधी को ट्रेस किया हो? एक जो हम सोलली मेरी इंफॉर्मेशन थी, उसमें एक ड्रग पेडलर अपने एक जो वो होती है अपनी स्विंग मशीन होती है, उसके इस तरीके कार्डबोर्ड टाइप का था, और स्विंग मशीन का पूरा स्टैंड था, उसमें उसने 5.5 किलो ब्राउन शुगर छुपाई हुई थी। अच्छा। उसको ला के नैप पकड़ा, तो वो बहुत अच्छा है। कैसे ट्रेस किया था उसको?
एक इन्फॉर्मर था हमारा, उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये बंदा बस स्टैंड पे आएगा इतने बजे और यहाँ पर इन लोगों का डिलीवरी वगैरह का प्रोग्राम है, तो फिर उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके पकड़ा था। 19 साल का आपका कैरियर है अब तक का, तो ऐसी कोई घटना हुई जो आपको आज भी विचलित कर देती हो? एक दो घटना ऐसी थी। एक बार नीमच का ही है कि मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने 1.5 किलो ब्राउन शुगर के साथ में एक आदमी को पकड़ा था और उससे पूछ रहे थे, और एक पीपीटी किट दी जाती है हम लोगों को, टेस्टिंग किट रहती है ब्राउन शुगर वगैरह में, उसमें ओपीएम की मात्रा के लिए। तो मैं चेक कर रहा था उसको और 2 हमारे आरक्षक उसको पकड़े हुए थे, उससे पूछताछ कर रहे थे। वो टॉयलेट के लिए उसको बोले वो मुझे वॉशरूम जाना, तो बाहर ले गए जी। तो बाहर वो उन लोगों से छूट के और अपनी कार में से चाकू लेके वो मेरे ऊपर उसने अटैक किया। वो भागा नहीं जी। उसने अटैक मेरे ऊपर किया। तो मैंने वो रिवॉल्विंग चेयर थी तो मैं उसी में पीछे हिलता रहा। उसने कम से कम 20-25 बार मेरे पे अटैक किया, लेकिन ऊपर वाले का क्या वो था करम कि एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं आया मुझे। फिर उसको मैंने गोली मारी थी टांग में जी। तब जाके उसको पकड़ा। कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो डर तो लगता होगा। देखिए ये अब सोच रहे हैं तो या डर की बात है या उस समय तो आपका दिमाग सिर्फ उतने रिएक्शन वही रहता है जो घटना के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको चलता है इसमें। आपका लंबा अनुभव है, कभी आपको किसी ने रिश्वत देने की पेशकश की है? नहीं, मैं वैसे ही काम कर देता हूँ। आप मैं रहा भी भोपाल में भी, तो मैंने कभी इस तरीके से नहीं, जिसका काम जो जेन्युइन होता है मैंने हमेशा कोशिश की है कि उसको टाइमली हो जाए और अच्छे से बोल के ही हो जाए। अब तो आप रिश्वत देने वालों को पकड़ने वाले डिपार्टमेंट में हैं। जी। तो यहाँ आप लोगों को पकड़ते हैं, रंगे हाथ कार्रवाई करते हैं, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि 10% लोगों को ही आप सज़ा दिलवा पाते हैं? नहीं, कन्विक्शन रेट जो लोकायुक्त का है जी। वो बहुत अच्छा है। मतलब जितने केसेस होते हैं उसमें 10% एक्विटल होते होंगे, 90% हमारे ट्रैप केसेस में और डीए केसेस में सजाएं होती जो हम चालान प्रस्तुत करते हैं। क्या उसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं कि आपको चालान की अनुमतियाँ नहीं मिलती हैं? चालान प्रस्तुत करने में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चालान प्रस्तुत करने में हमको अनुमतियाँ नहीं आती। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन अनुमतियाँ भी आ जाती हैं और चालान भी प्रस्तुत होते हैं। क्या आप मानते हैं कि इसमें भी ऐसी व्यवस्था हो जाना चाहिए कि इतने समय के बाद यदि चालान की अनुमति नहीं मिली है तो स्वतः अनुमति मान जाए? ये तो देखिए ये डिसीजन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस है, इसमें बोलना उचित भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एक ये वो है परसेप्शन कि अनुमतियाँ नहीं आती तो गलत है। विद इन 1 मंथ भी आ गई हैं, विद इन 3 मंथ भी आई हैं, तो अकॉर्डिंगली आ जाता है। इतना परेशान नहीं होना पड़ा। कोई एक हाथ कोई केसेस में रहता है, कई बार कुछ टेक्निकल फ्लॉज रहते हैं तो इसमें दिक्कत होती है, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पूर्व लोकायुक्त थे, उन्होंने लोकायुक्त संगठन के बारे में कहा था एक बार जी कि ये दंतविहीन शेर है। जी। तो दंतविहीन शेर है, इससे आपका क्या मतलब समझते हैं आप? कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्या? आप अंदर इस सिस्टम में ही हैं आज की तारीख में? नहीं, मतलब मैं इस प्रश्न पे क्या बोलूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत इंस्टीट्यूट है जो करप्शन से फाइट करने के लिए बना हुआ है और इसका अस्तित्व भी इसी चीज़ पे है। एक डिटरेंस इफेक्ट रहे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों में कि करप्शन करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। वैसे लोकायुक्त पे एक सामान्य आरोप लगता है, अक्सर लगता है कि आप बड़ी मछलियों, बड़े मगरमच्छों को छोड़ देते हैं और छोटी मछलियों पर कार्रवाई करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जिस अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेनेंट आता है जी, एक विधिवत प्रक्रिया है। ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला होगा कोई कंप्लेनेंट आया है और उसके कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रोसीजर है। अभी हमने एक सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट के भी पकड़े थे, एक असिस्टेंट कमिश्नर भी पकड़े हैं। तो ऐसा जिसकी कंप्लेंट आती है और जो प्रोसीजरल हमारा जो टेक्निकल वो है फॉर्मेलिटीज़ अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो कार्रवाई हुई है। अभी पीएचक्यू की सिफारिश पे सरकार ने एक कैडर रिव्यू के लिए प्रस्ताव भेजा है जी, जिसमें कहा है ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में आईपीएस अफसरों को एसपी बनाया जाए। जी। तो क्या आपको लगता है कि एसपीएस कैडर के अधिकारी कम सक्षम होते हैं? जी नहीं, एक्चुअल में वो जो कैडर रिव्यू का मेन पर्पस है कैडर एक्सपेंशन, जिससे
एसपीएस कैडर के लोगों को ज़्यादा प्रमोशनल एवेन्यू मिल सके, ऐसे इसमें सक्षमता और अक्षमता का कोई वो ही नहीं है। आप पुलिस में नहीं थे जी। इससे पहले कभी पुलिस से पंगा हुआ है, या पुलिस के बारे में क्या सोचते थे? देखिए, वो एक जनरल परसेप्शन था पुलिस के बारे में, जैसा सब सोचते हैं वैसे हम भी सोचते थे। और स्टूडेंट लाइफ में एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी आरक्षण के विरोध में हुआ था, तो उसमें थे, भागे भी थे पुलिस को देख के। जी। तो तब यही था, पुलिस से डरते थे। कभी व्यास जी ने पिटाई पापा ने जरूर लगाई, लेकिन बाकी किसी ने नहीं लगाई। किस वजह से? पापा तो अब देखें, हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, तो वजह तो हम को खुद नहीं पता रहती थी कि कौन क्यों पीट रहा है, पर पिटे खूब है, पर्याप्त मात्रा में पिटे हैं। आपका एक बेटा है और एक बेटी, यदि वो पुलिस में आना चाहेंगे तो क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि आइए, या फिर कहेंगे कि और कुछ विचार कीजिए? नहीं नहीं, वो करियर उनको चूज़ करना है, और अगर पुलिस में आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल बहुत सपोर्ट करूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। आपकी धर्मपत्नी है रश्मि व्यास जी। वो गृहिणियों के लिए सोशल वर्कर का भी काम करती हैं, निर्भया आश्रम जो है उससे भी जुड़ी हैं जी। एनिमल्स प्रोटेस्ट में भी रहती हैं वो। जी। तो कभी आपका घर में पंगा हुआ है कि पुलिस वाले महिला अपराध में ये ऐसा करना चाहिए, ये नहीं किया, या आपने गलत किया? देखिए, घर में तो वो इन जो भी कॉज, सोशल वर्क के कॉज होते हैं, तो वो जब भी बोलती हैं तो हेल्प करना पड़ती है, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, मैं करता हूँ, हेल्प करता हूँ। और वो उसके साथ में बिजनेस वूमन भी है, वो एक फैक्ट्री भी रन करते हैं जी। तो वो इंडिपेंडेंटली अपना अच्छा करते हैं। नहीं, जिस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं कि पीड़ित महिला के साथ पुलिस का ऐसा व्यवहार हुआ, तो कभी घर में आपको पैरवी करना पड़ी है? उन्होंने कहा आप लोग गलत करते हो? देखिए, इस तरीके के डिस्कशंस तो नॉर्मली नहीं हुआ है। अगर ऐसे कभी समस्या का सामना करना नहीं पड़ा मुझे अभी तक। कभी तनाव होता है तो कैसे उससे निपटते हैं? तनाव में यही है कि अपनी गलती मान लें, चाहे हो या ना हो। पुलिस का 24 घंटे का जॉब है, जी। आप फील्ड में रहते हैं, अभी तो लोकायुक्त संगठन में है तो 10 से 5 का समझ लीजिए, आप परिवार को समय दे पाते हैं। जी। जब समय नहीं दे पाते थे तो कैसे तालमेल बिठाते थे? नहीं, ये बहुत अच्छा, मुझे बेटर हाफ का ये है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, परिवार की भी और बच्चों की भी। कभी उन्होंने डिमांडिंग जैसे नहीं है कि आज हमको यहाँ जाना ही है, या कई बार हम लोगों के वेकेशंस भी कैंसिल हो जाते थे, तो कभी इस चीज़ पे कभी हम लोगों का मतभेद नहीं हुआ, कंप्लेंट किसी के द्वारा नहीं की। जो ड्यूटी के लिए जो बाइंडिंग्स हैं उसको सभी ने रिस्पेक्ट किया है। आप हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो 15 माह की, या उससे पहले की सरकार, या आपकी क्रीम पोस्ट पर रहे हैं, तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि सरकारें या नेता अफसरों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? मेरे ख्याल से तो देखिए, पोस्टिंग सरकार करती है जी। अगर उनको आपको यूटिलिटी लगती है तब आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें खरे नहीं उतरते तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है उसमें। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं मॉर्निंग में बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। पहले क्रिकेट खेलते थे, आजकल? दोनों गेम मेरे फेवरेट हैं। बैडमिंटन में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं जी। और रेगुलर बैडमिंटन मॉर्निंग में खेलते हैं। मनु व्यास जी जब फुर्सत में होते हैं तब क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं? किताब पढ़ने का शौक है। किस तरह की किताबें पढ़ने का? माइथोलॉजिकल लिटरेचर जी। और कई बार थ्रिलर भी पढ़ लेता हूँ। कोई ऐसा वाक्य जो आज आपको आपके बचपन की याद दिलाता हो? बहुत सारे वाक्य हैं, कभी जो भी अच्छा गुदगुदाता हो, मुस्कुराने को मजबूर कर देता हो? हम लोग बचपन में, आप ये समझ लीजिए कि जो वातावरण रहा है कि ऐसे जगहों पर रहे हैं जहाँ लाइट नहीं होती थी, पेट्रोमैक्स से पढ़ाई की है जी। और हम जंगल में बेखौफ घूमते थे। जी। जिन जंगलों में सब तरीके के जानवर थे, हम लोग पैदल पूरे दिन भर, रात में भी 7-8 बजे तक वापस लौटते थे। तो वही सोच के कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल कितने निडर थे। अब आज अगर कोई बोलेगा तो हम शायद एक बार जाने में हिचकेंगे। आपका 2002 का बैच है जी, जिसमें लगभग 35 से अधिकारी थे। जी। तो ट्रेनिंग का कोई किस्सा, कोई शरारत? ट्रेनिंग कौन में सबसे ज़्यादा मस्ती करता था उसमें? ट्रेनिंग में हम लोगों का ग्रुप ही सबसे ज़्यादा ऊधम किया करता था ट्रेनिंग के दौरान, और मेहनत भी सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते थे। तो ट्रेनिंग में ये था कि
कोशिश ये रहती थी कि कैसे भी करके बाहर जाने का मौका हम लोगों को मिल जाए। हमारे बंक परिवार, मारने हाँ, तो हमारे परिवार बाहर ही रहते थे और अलाउड नहीं था वहाँ से, तो हमेशा ये कोशिश होती थी कि आउट पास मिल जाए कैसे भी करके, कोई काम के बहाने या मैच ड्यूटी लग जाए हमारी, तो काम के बहाने हम तो परिवार से मिला। संडे के संडे हम लोगों को अलाउ रहता था। किस तरह से बंक करते थे वहाँ से? बंक तो नहीं कर सकते थे, उसमें बस ये था कि आउट पास के लिए हम अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढते थे जी। कभी बीमार हो गए, कभी मैस ड्यूटी में हम लोगों को सामान खरीदने के लिए अलाउड रहता था बाहर जाने के लिए, तो इस तरीके की व्यवस्था करते थे और सारे साथी हमारे हम लोगों को सपोर्ट करते थे। पुलिस महकमे में किसको अपना गुरु मानते हैं? जो हमारे प्रथम गुरु हमको सबसे ज़्यादा सिखाया तो रिटायर्ड डीजी सुरेंद्र सिंह सर हैं। वो हमारे आईजी थे, हम प्रोबेशनर थे यहाँ पे। उन्होंने अपने चैम्बर में हमको बैठा के रखते थे, मुझे, राजेश, यहाँ पर जो एडिशनल एसपी जोन 2 है, और 2-2 3-3 घंटे कोई आईजी देता नहीं, सर हमको सिखाते थे एक एक चीज़। कोई सीख उन्होंने दी हो या कोई टिप्स दिए हों आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए? सर का हमेशा यही था कि पढ़ते रहो, जितना लॉ पढ़ोगे, जितनी नॉलेज रखोगे, उतने ज़्यादा कैपेबल बनोगे। सोशल पुलिसिंग में जनता की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, पुलिस और जनता दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुलिस बनी ही जनता के लिए है और हम लोगों को ये हमारा ओरिएंटेशन रहना चाहिए कि अगर जनता है तो ही पुलिस है। अगर ये सोच के हम वो करेंगे जनता के लिए तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और जनता में हम अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। आप देखेंगे सोशल पुलिसिंग के थ्रू जनता का कनेक्शन जितना पुलिस से होगा, जितना पुलिस के बारे में जनता जानेगी, उतना उसको आप रिस्पेक्ट भी करेगी और ड्यूटी के तरीक़ों को अगर जनता ने समझ लिया कि पुलिस इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करती है। अभी देखिए आप, जैसे कोरोना काल में जो पुलिस ने काम किया और भी दीगर डिपार्टमेंट्स में काम किया, तो रिकॉग्नाइज़ किया जनता ने कि ये सब चीज़ें पुलिस ने जनता के लिए की गई हैं, तो अप्रिशिएट किया गया। मतलब पुलिस को एक प्रकार से जितनी सफलता सोशल पुलिसिंग के थ्रू मिल सकती है, सीक्रेसी और अलग थलग रह के नहीं मिल सकती है। फिर भी क्या वजह, इतना अच्छा काम करती है पुलिस, सोशल वर्क भी करती है। कोरोना में देखा पुलिस यदि लाठियाँ भी चला रही हैं तो लोगों ने तालियां बजाई हैं कि उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी थाने में और कोर्ट कचहरी जाने में लोग डरते हैं न्याय के लिए पुलिस के पास जाने में। देखिए, एक जो स्टार्टिंग से जो हमारा मतलब जब से पुलिस बनी है 1861 का जो एक्ट है, उसके बाद से जो पुलिस का उद्भव हुआ था, तो उसका मेन था कि एक डिटरेंस इफेक्ट हमको जनता में रखना है जिससे कानून व्यवस्था बने रहे। हम फिर इंडिपेंडेंट हुए, फिर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो पुलिस के कार्यप्रणाली में भी निरंतर बदलाव आ रहे हैं। अब आपको खुद को महसूस होगा कि जो थाने 10 साल या 15 साल पहले आदमी जाने से कतराता था, आज कम से कम एक हिचक नहीं है आदमी को पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखाने में। तो ये बदलाव हो रहा है और इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी ही हम लोग एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे। पुलिस महकमे में क्या चुनौतियाँ देखते हैं आप? देखिए, पुलिस महकमे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो हमारे निचले स्टाफ है और उनको हम समय बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, वो अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत नहीं कर पाते। दूसरा, उन लोगों को जो रहने की और कार्यस्थल की जो चुनौतियां हैं वो सुधर रही हैं और निरंतर सुधर रही हैं, लेकिन वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्या किया जाना चाहिए कि ये सुधार हो, लोग अपने तनाव में ना रहें पुलिस वाले, खासकर निचला अमला? जिस तरह से वीकली आप देने की बात हुई थी, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपको मालूम है पुलिस के नाम के सामने प्रतिदिन नई चुनौतियां आती रहती हैं। ड्यूटी आवर्स हम फिक्स नहीं कर सकते। वीकली ऑफ का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन एकदम से कभी इलेक्शन आ जाता है, कभी कम्युनल सिचुएशन आ जाती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आ जाती है, तो जो छुट्टी पर भी होते हैं उन लोगों को भी बुलाना पड़ता है। तो यही है कि रिक्रूटमेंट सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, तो जब ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे तो एक अच्छी बेहतर व्यवस्था उपस्थित होगी हमारे। जैसे पहले महिलाएं डिपार्टमेंट में पहले से ही कम थी,
अब 33% का आरक्षण कर दिया है। इसके बावजूद भी महिलाएं नहीं आती, तो क्या है कि इस डिपार्टमेंट में पुरुष प्रधानता है, इस वजह से नहीं आती कि कोई और वजह देखते हैं? नहीं, अब आप देखिए कि जब से रिजर्वेशन के पहले भी महिलाएं आती थी, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड आती थी। और अभी आप देखेंगे तो जो भी लिस्ट आती है रिक्रूटमेंट में, उसमें 33% की जगह 40 से 45% महिलाएं आ रही हैं पुलिस सर्विसेज में, और अच्छे से काम भी कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और इससे थाने का एनवायरनमेंट भी सुधरा है, व्यवहार भी जो एक बोला जाता था कि सख्त व्यवहार पुलिस वाले रखते हैं, तो उसमें भी बहुत बदलाव आया है। पुलिस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो राजनीतिक दबाव में काम करती है। आपका भी अनुभव है लंबा, कभी आप पे राजनीतिक दबाव आया है? किस तरह के दबाव आते हैं? देखिए, पुलिस को जो काम करना रहता है, राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक दबाव या ये सारी चीज़ें इमेजिनरी टाइप की है, जो हम परसेप्शन अपने ऊपर लाद लेते हैं कि ये करने से ऐसा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका लीगल है, अगर आप उस पर वो है आप, और आपका काम जायज़ है और आपका पारदर्शी है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती इसमें। एक चीज़ और होती है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो सीबीआई में जाते हैं, ईओडब्ल्यू में जाते हैं, लोकायुक्त में जाते हैं, तो उनका इन्वेस्टिगेशन का स्तर ठीक दिखता है। लेकिन जब वो फील्ड में रहते हैं या थानों में रहते हैं, तो हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज़ नहीं बची होती। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त, तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सारे कामों में से एक काम है जी। तो अगर किसी आदमी को मुझे एक ही काम यहाँ पर करना है, तो वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, और 50 काम में से फिर एक काम मेरा ये भी रहेगा, तो इन्वेस्टिगेशन पे उतना ध्यान वहाँ पे नहीं हो पाता। तो क्या किया जाना चाहिए कि इसमें जिलों में भी सुधार हो? जिस तरह से लोगों का सीबीआई पे भरोसा है, जिला पुलिस पे भी भरोसा है कि यदि हमने शिकायत की है तो जिसमें जो सही होगा वही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक तो सफिशिएंट आपके पास मैन पावर होना पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर विंग अगर हम अलग करने का चल रहा था, अगर उससे वो अलग अलग हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सुधार पुलिस की कार्यप्रणाली में आएगा। तो जो प्रयास पहले भी चल रहे थे, क्यों सफल नहीं हो पाते? ये मेरे ख्याल से चल रहे हैं, पाइपलाइन में है, ये सारी प्रक्रिया हो रहा है, रिक्रूटमेंट भी किए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही ये चेंजेस आएंगे पुलिस डिपार्टमेंट में। एक नया निर्देश दिया है डीजीपी मध्य प्रदेश ने कि जो लोग 10 साल से अधिक या 5 साल से अधिक के विभिन्न विभागों में जमे हुए हैं, चाहे लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू में, सबको वापस लिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप, इससे काम प्रभावित होगा या अच्छी पहल है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं? नहीं, देखिए, स्थानांतरण तो होते रहना चाहिए जी, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अलग अलग फील्ड्स हैं, ये सब पुलिस के ही ब्रांचेज हैं, जिसमें व्यक्ति को हर ब्रांच में जाके काम करना चाहिए, जिससे सीखने को बहुत मिलेगा इससे। आखिरी सवाल, आप पुलिस में जो लोग आना चाहते हैं उन्हें कोई टिप्स देंगे, आए तो क्या करें? और जो पुलिस में हैं, नए जो आए हैं, उनके लिए बेहतर पुलिसिंग के लिए कोई? मैं सभी को एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहिए जी, और काम करने के लिए है, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं जी। अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से ना करें, तो आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा आपके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोकायुक्त एसपी मनु व्यास। उन्होंने कहा अपना काम ईमानदारी से करो, कर्तव्य का पालन करो, तो किसी तरह का राजनीतिक प्रेशर आप पर हावी नहीं होगा। आप अपना काम ईमानदारी से करते जाइए। तो अगली बार हम फिर किसी नए अफसर के साथ, किसी नए सत्ता के सारथी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।